बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार और आप देख रहे हैं चैनल 51। नाइग्राम, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 6000 से ज़ायद शुरका हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प अमर इस कॉन्फ्रेंस का ये है कि सऊदी अरब की जानिब से जो इनिशिएटिव लिए जा रहे थे उस सब में पाकिस्तान की शिरकत मायने रखती है। और अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जो एक एजिटेशन का माहौल हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, उसमें ये बहुत ज़्यादा गहरे असरात छोड़ने के मुतरादिफ है। यानी पाकिस्तान का शिरकत करना, और फिर अब से कुछ देर पहले वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ उस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी कर रहे थे। आज इस कॉन्फ्रेंस का पहला दिन है जिसमें नोबल इनाम याफ्ता लोगों को मदऊ किया गया है। 500 से ज़ायद लोग जो आज की कॉन्फ्रेंस है उसमें खिताब करेंगे। एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होगा और ये देखा जाएगा कि दुनिया की आने वाले दिनों में समत क्या होनी चाहिए। कल का जो दिन होगा यानी इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन, वो न्यू एनर्जी इकॉनमी के ऊपर जो है वो कल बात की जाएगी, डिबेट की जाएगी, और इसमें मुख्तलिफ शुरका और माहिरीन को जो है वो दावत दी गई है। अब चूँकि मोहम्मद बिन सलमान पहले बहुत ज़्यादा रिलाई किया करते थे अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं, या फिर वो ओपेक प्लस कंट्रीज़ के जिनके पास तेल की दौलत है, वो बहुत रिलाई करते थे उसी तेल पे। लेकिन अब आस्ता आस्ता हमने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान की जो तरजीहात हैं वो बदल रही हैं। वो सऊदी अरब को और उनके साथ वाबस्ता जो पूरा एक ब्लॉक बना हुआ है, वो उसको एक नई डायरेक्शन पे लेके जाना चाह रहे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा हमने देखा कि वो शिफ्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, तेल से हट के वो रिसोर्सेज को जनरेट करना चाहते हैं, वो टूरिज़म को डेवलप करना चाहते हैं ताकि नए मौके पैदा हों और उनकी जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर वो कम हो सके। सो कल इस तमाम मौजू पे बात होगी, और आने वाला जो तीसरा दिन है इस कॉन्फ्रेंस का, उसमें क्रिप्टो करेंसी के उरूज के हवाले से, चूँकि आजकल जो दुनिया में तजारत हो रही है इसमें क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसीज जितनी भी हैं उनको एक खुसूसी अहमियत हासिल हो गई है, उसके ऊपर डिबेट की जाएगी। तमाम दुनिया में से माहिरीन को बुलाया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि 6000 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि चीन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहा है, और चीन के साथ साथ हांगकांग भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहा है। सो अब जो अमेरिका एक परसेप्शन बना के बैठा हुआ था कि जी खित्ते के अंदर ब्लॉक बन रहे हैं जिसको ओपेक प्लस की सूरत में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो लीड कर रहे हैं। हमने देखा कि माजी में जब ऑयल कट के हवाले से बात की गई तो उसके ऊपर जो है वो रिएक्शन आया। मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी अमेरिका की जानिब से और अमेरिका के इत्तेहादियों की जानिब से, लेकिन रशिया ने उसको स्टैंड किया। और फिर सबसे दिलचस्प बात ये थी कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी इसके ऊपर बयान जारी किया, यानी इट वाज अगेंस्ट अमेरिका। और उन्होंने कहा कि जैसे कि मोहम्मद बिन सलमान समझते हैं या रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन समझते हैं कि ये जो प्रोडक्शन कट लगा है ये सिर्फ खालिसतन इकॉनमी की बुनियाद पे है, वो चूँकि मार्केट को स्टेबल करना चाहते हैं। और जो दूसरी तरफ अमेरिका एक किस्सा बना के बैठा हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान उसको रूल करना चाहते हैं, और वो चूँकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इमा पे ऐसा कर रहे हैं ताकि रूस को इससे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो सके। लेकिन हमने देखा कि अब पाकिस्तान की तरफ से वो रिएक्शन आना और फिर आज शहबाज शरीफ की उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना, ये सब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिसका रिएक्शन आना बाकी है, जो अमेरिका की तरफ से आने वाले कुछ दिनों में शायद हमें नज़र आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, जो अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। और जो सबसे अहम डेवलपमेंट्स कुछ यहाँ पे पाकिस्तान में हुई हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उनमें सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि आज तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से एक बयान आया कि जो सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और न सिर्फ इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि कीनिया में उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, बल्कि इस चीज़ की भी तहकीकात होनी चाहिए कि ऐसे कौन से हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गए थे कि जिनकी वजह से अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, और फिर आखिर किसने इन्फ्लुएंस किया कि उन्हें मुल्क छोड़ने के बाद दुबई भी छोड़ना पड़ा और वो कीनिया जैसे एक अनसेफ मुल्क में चले गए। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है ये एक पूरे पाकिस्तान के लिए दुख की घड़ी है। अरशद शरीफ साहब एक मुकाम रखते थे, और उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, जो परसेप्शन बना लिए गए हैं और जिसके ऊपर फिर तनकीद की जाती है, वो सब गलत है। लिहाजा इन तमाम रमूज़ औकाफ का जो है वो
जायज़ा लेना पड़ेगा कि अरशद शरीफ के साथ कीनिया में क्या वाक़या पेश आया। अगरचे उन्होंने कहा कि कीनिया की पुलिस ने और कीनिया के ऑफिशियल ने इस बात की तस्दीक की है कि शनाख्त का मामला था, लेकिन फिर भी मेजर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से, जो DG ISPR की जानिब से, उन्होंने एक निजी TV चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज़ाहिर हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है इसके ऊपर, और जनरल हेडक्वार्टर्स ने हुकूमत को एक ख़त अरसाल किया है जिसमें इन तहकीकात का मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर इस बुनियाद पे अगर कुछ इल्ज़ामात लगते हैं, वो चाहे मीडिया पे हों या सोशल मीडिया पे हों या किसी के पास भी अगर इस किस्म की कोई उसके दिल में कोई ऐसी बात है कि जिसकी वजह से वो कोई अदारा जो है वो ये समझता है कि वो शायद इसमें मुलव्वस है, तो कैटेगोरिकली डिनाई किया। उन्होंने कहा जी कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कंसर्न है पाक फ़ौज, और आपको पता है कि अरशद शरीफ साहब एक ज़ाहिर है अस्करी बैकग्राउंड भी रखते थे, तो इसके ऊपर आज कैटेगरिकली उन्होंने एक निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही हालात नहीं बल्कि इस चीज़ की भी तहकीकात होनी चाहिए। सो अब देखना यह है कि ये जो नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा, पाकिस्तान में कौन से हालात पैदा किए गए, और अगर हमारे अस्करी अदारे इस बात का दावा करते हैं कि उन चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ किसने पर्चे दिए, उनके ऊपर गद्दारी के टैग लगाए गए और उन्हें पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया। जब उनकी ज़ाहिर है यहाँ से वो एक मुतनाज़ा प्रोग्राम के बाद अरशद शरीफ यहाँ से पेशावर गए, वहाँ से दुबई गए, फिर कुछ ऑफिशियल्स उनसे मिले, उनको कहा जी कि आपके पास वक्त ख़त्म है, आप दुबई में ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। सो जब ये पिंडोरा बॉक्स खुलेगा तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो अनअर्थ होंगी और हकाइक सामने आएंगे। ज़ाहिर है हकाइक का सामने आना बहुत ज़रूरी है, इसमें इन्वॉल्व जितने लोग हैं उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। और अगर इस वजह से कि तहकीकात की ना होने की वजह से अगर इसमें किसी अदारे के ऊपर शकूक व शुबात होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा सिंबल नहीं होगा। सो मैं अप्रिशिएट करता हूँ DG ISPR के उस बयान को कि उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया। इससे कबल आज ही के रोज़ में जो वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न हैं। उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का फ़ैसला किया है जिसमें हाई कोर्ट के एक जज को इख्तियार दिया जाएगा, यानी उनकी सरबराही में ये कमीशन बनाया जाएगा और फिर मीडिया अरकान जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी के लोगों को जो है वो पिक किया जाएगा, लेकिन जो इसकी जिसकी सरबराही होगी वो हाई कोर्ट का एक जज होगा। तो ये एक अच्छा सिंबल था। ज़ाहिर है वो एक रिनाउंड जर्नलिस्ट थे, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी काबिल फ़ख्र वो जो है वो एक एतमाद के लायक और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में एक अपना मुनफरिद नाम रखते थे। सो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान समझा जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरी डेवलपमेंट हुई है वो ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया था। चीफ जस्टिस एहतरम मीनुल्लाह ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो दरख्वास्त समात के लिए वो वकील शोएब रज़ाक लेकर गए थे। तो चीफ जस्टिस का ये कहना था कि कमीशन ऐसे बनाया जाए कि जब अरशद शरीफ की ज़ाहिर जो फैमिली है वो इसके ऊपर एतमाद करती हो, उनके ज़ाहिर एतमाद वाले जो लोग हैं वो इस कमीशन में शामिल हों। और अभी तो ज़ाहिर कीनिया से ही कोई रिपोर्ट हमें उस तरह से मौसूल नहीं हुई। वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि जो जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास वहाँ से पहुँची है। सो ऐसी कमेटी बनाई जाए और ऐसा कमीशन बनाया जाए कि जो तमाम रमूज़ व औकाफ का जायज़ा ले, और जिस तरह कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात थे और पाकिस्तान के बाहर क्या हुआ, फिर इन तमाम पहलुओं को ज़ेर गौर रखने के बाद जो है फिर इस कमीशन के बनाने का फ़ैसला होगा। साथ एक और अहम डेवलपमेंट जिसका ताल्लुक जो है वो है तो गुज़िश्ता रात से, लेकिन ये है कि उसको भी शामिल करते चलें कि वज़ीर कानून पाकिस्तान आज़म नज़ीर ताड़र ने इस्तीफ़ा दे दिया था और उन्होंने अपने इस्तीफ़े की जो वजूहात बताई थी, उन्होंने सदर मुमलिकत को इस्तीफ़ा रिज़ाइन लिख के भेजा। उन्होंने कहा कि मैं आइन के आर्टिकल 92 के तहत ये इस्तीफ़ा देता हूँ। मैंने शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ काम किया, वो मुझ पर एतमाद करते हैं, लेकिन मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर जो है वो मज़ीद काम जारी नहीं रख सकता। इससे कबल जो एक दिलचस्प बात सामने आई थी वो ये थी कि आज़म नज़ीर ताड़र की जानिब से कल जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर जो जिस तरह की नारेबाजी की गई थी उसके ऊपर उन्होंने अफसोस का इजहार किया था। और ज़ाहिर हमने देखा कि शहबाज शरीफ की जानिब से भी इजहार अफसोस किया गया, लेकिन काबिल ज़िक्र बात यह है कि उस कॉन्फ्रेंस में कोई
सिर्फ वो लोग नहीं थे, हुकूमती ओहदेदार भी थे। उनकी शिरकत में, उनकी मौजूदगी में अगर इस किस्म के नारे लगे तो सवालिया निशान तो ज़रूर है। लेकिन आज़म नज़ीर तारिर साहब की जो असल कहानी है वो ये नहीं है जो उन्होंने बयान की। वो कहानी ये है कि चूँकि आज़म नज़ीर तारिर साहब बहुत उसूल पसंद आदमी हैं, जितना हम उनके बारे में जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसूलों के ऊपर काम करने वाले हैं। हुकूमत और उनके दरमियान एक तनाज़ा चल रहा था जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिस कुछ जजेस के हवाले से उन्होंने अगरचे नामजद करदा जजों को अपना वोट दिया, लेकिन आज़म नज़ीर तारिर साहब इस हवाले से कंसर्न थे। किसी और व्लॉग में बात करेंगे कि आज़म नज़ीर तारिर साहब के क्या कंसर्न थे। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर।